बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे के 10 मिनट के शो में। हम लोग रोजाना सुबह 7 बजे मिलते हैं मंडे टू सैटरडे, और इस 10 मिनट के शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा आपके लिए है 12 अक्टूबर के एग्जाम के लिए है। ये चर्चा फैक्ट और कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि जो आपका 12 अक्टूबर को एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए आप पॉलिटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय का उदाहरण है, यानी कौन सा ऐसा है जो स्टेटुअरी बॉडी का उदाहरण है। ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन, दूसरा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, तीसरा राष्ट्रीय महिला आयोग और चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो वैधानिक निकाय क्या होता है, इस बात को समझिए, जरा सा पूरा समझ लीजिए कि संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो भाई, एक निकाय होता है जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट मीन्स आपका संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय? संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संवैधानिक निकाय का अर्थ होता है कि ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में हो, यानी जो निकाय कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, यानी जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। राइट, जो संविधान में मेंशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी संवैधानिक निकाय कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई संवैधानिक निकाय, जो परमानेंटली संविधान के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, उसे हम अस्थाई संवैधानिक निकाय कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो परमानेंटली संविधान के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है उसे हम अस्थाई संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत ये परमानेंटली इस्टेब्लिश्ड है, इसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई संवैधानिक निकाय। और एक होता है जिसे आप कहते हैं अस्थाई संवैधानिक निकाय। अस्थाई संवैधानिक निकाय का अर्थ ये होता है कि भाई जो समय समय पर गठित किए जाएं, जैसे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, जनरली प्रत्येक 5 वर्ष में, या आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति इसे गठित करता है। तो जो टाइम टू टाइम क्या किया जाए? स्टेब्लिश किया जाए, जैसे आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ये क्या है? अस्थाई संवैधानिक निकाय है। दूसरा, अब हम लोग आ जाते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, या इसे संविधानेतर भी कहते हैं। ठीक है, संविधान के तर गैर संवैधानिक निकाय, या इसे संविधानेतर भी कहते हैं, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो संविधान में नहीं है, यानी ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसे हम कहेंगे गैर संवैधानिक निकाय। लेकिन इसका मतलब ये मत समझा करिए कि जो संविधान के खिलाफ है ना, इसे असंवैधानिक कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि ऐसा निकाय जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ठीक है, ऐसा निकाय जो संविधान के क्या हो? खिलाफ हो। ठीक, उसे हम कहते हैं असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये असंवैधानिक होगा। तो ये मत रटा करो संवैधानिक, असंवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं, ऐसा नहीं है। संवैधानिक, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब सवाल उठता है, ये गैर संवैधानिक क्या है? तो गैर संवैधानिक वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो ये कैसे बनेगी? जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, या तो वो लॉ के द्वारा बनेगी, या तो वो कानून के द्वारा बनेगी, या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनेगी, यानी कार्यकारी आदेश के द्वारा बनेगी। फिर से सुनिएगा, या तो वो कानून के द्वारा बनेगी, बाई लॉ बनेगी, या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनेगी, यानी आदेश के द्वारा बनेगी, या तो कानून के द्वारा, या तो आदेश के द्वारा बनेगी। क्या? ये आपका गैर संवैधानिक निकाय। और जो कानून के द्वारा बनता है उससे हम सांविधिक, हिंदी में सांविधिक, अंग्रेजी में स्टेटुअरी बॉडी बोलते हैं, इससे हम सांविधिक निकाय बोलते हैं। कैसा निकाय? सांविधिक निकाय, लीगल बॉडी। ठीक है, या वैधानिक निकाय भी बोलते हैं। और जो ऑर्डर के द्वारा बनती है उसे हम नॉन स्टेटुअरी बॉडी बोलते हैं, यानी गैर सांविधिक निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर सांविधिक निकाय बोलते हैं। समझ गए? जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बाई लॉ बना है, ठीक है, कानून के द्वारा बना है। ठीक, और नीति आयोग आदेश के द्वारा बना है, यानी बाई ऑर्डर बना है। तो नीति आयोग गैर सांविधिक होगा, और
एनएचआरसी सांविधिक होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेटुअरी बॉडी का उदाहरण है, यानी वैधानिक निकाय का उदाहरण है। तो वैधानिक निकाय का उदाहरण का मतलब कैसी बॉडी, जो बाई लॉ बनी हो। कैसी बनी हो, बाई लॉ, यानी कानून के द्वारा बनी हो। अब आओ देखते हैं हम लोग। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी आर्टिकल 315 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बाई लॉ बनी हुई है, यानी ये एक वैधानिक निकाय होगा। महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। क्लियर बात, समझ गए। अब आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सेम अब देखो, जो मैंने आपको बताया उसी से संबंधित सवाल है। लिखा हुआ कार्यकारी निकाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज मतलब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनी हो, कार्यकारी आदेश के द्वारा बनी हो। जैसे ये संविधान के तहत स्थापित होते हैं, नहीं, संविधान के तहत जो स्थापित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय। तो गलत हो जाएगा। कानून के द्वारा जो स्थापित होते हैं उसे हम वैधानिक निकाय कहते हैं, स्टेटुअरी बॉडी कहते हैं, गलत हो जाएगा। सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित होते हैं, जी हाँ। एग्जाम्पल अगर आपसे देखा जाए, आपसे पूछा जाए, नीति आयोग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री होता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, पहला राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट, दूसरा सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीसरा शासनाध्यक्ष हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। माफ कीजिएगा, इधर लिखा है राष्ट्राध्यक्ष। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। प्रधानमंत्री क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो एक बात समझिएगा, इंडिया में आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत देश में संसदीय प्रणाली है, दैट मीन्स कि भारत देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है मेरे भाइयों। और संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, यानी संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। कैसी कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है मेरे भाई। दोहरी कार्यपालिका में एक कार्यपालिका आपकी होती है जिसे आप कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। एक कार्यपालिका जिसे आप कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका यानी रियल एग्जीक्यूटिव, राइट। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नाम मात्र की कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। और नाम मात्र की कार्यपालिका प्रेसिडेंट है, सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। शासन कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। लेकिन राष्ट्रपति क्या सभी कार्यों को अपने विवेक से करता है, नहीं। राष्ट्रपति अपने कार्यों को मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारे मंत्रियों का जो समूह है उसे मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन से डिसीजन लेता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है। अदरवाइज राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री। इसलिए वास्तविक शक्तियां कौन, पीएम। अगर आपसे कहा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। रियल एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शासन का प्रमुख, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। रियल पावर मंत्रिपरिषद जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है उसमें है, और नाम मात्र की शक्ति कौन, प्रेसिडेंट में। इसे कहते हैं डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका। ये आपको ब्रिटेन में भी देखने को मिलेगा, ठीक। नाम मात्र की कार्यपालिका राजा है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है क्या, नहीं। राष्ट्राध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट है। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा कौन है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो क्लियर बात। चलिए अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। मंत्रिपरिषद शब्द यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड में शामिल है। द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स, पहला केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट और राज्य मंत्री, कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यदि आप बात करें तो मंत्री परिषद का अर्थ ये होता है कि केंद्र में सभी मंत्रियों का समूह केंद्रीय मंत्री परिषद कहलाएगा, और राज्य में सभी मंत्रियों का समूह राज्य मंत्री परिषद कहलाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऐसी संस्था है जिसका प्रमुख केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, हेड,
और राज्य में इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और ये भारत देश में रियल रोल प्ले करती है। केंद्र में ये वास्तविक भूमिका निभाती है और राज्यों में भी ये वास्तविक भूमिका निभाती है। कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, प्रमुख विभागों का चार्ज जिसे दिया जाता है उसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जिनके पास प्रमुख विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री बनाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे राज्य मंत्री जिनको किसी विभाग का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। समझिए बात को ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल मोड में। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, छोटे विभाग होते हैं, वहाँ कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते। और कहाँ कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते बल्कि राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दे देते हैं। राज्य मंत्री को ही इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं, स्वतंत्र प्रभार दे देते हैं। ठीक है, और राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे देते हैं, उसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। लेकिन एक राज्य मंत्री होता है जो विदाउट चार्ज होता है, जिसे हम बिना प्रभार का राज्य मंत्री कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता है। दूसरा वाला ये कैबिनेट मंत्री की सहायता ही करेगा। ठीक है, तीसरा जो आपका मंत्री है उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, उप मंत्री ये कोई बनना ही नहीं चाहता है। भारत देश में लोग कहते हैं नेता कि या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, ये बनना ही नहीं चाहता, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इन तीनों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। आर्टिकल 74 में ये मेंशन है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और जो किसको सलाह देगी? प्रेसिडेंट को सलाह देगी। प्रेसिडेंट इसी की एडवाइस पर वर्क करेगा, इसी की एडवाइस पर कार्य करेगा, लेकिन इसकी सलाह को एक बार वापस कर सकता है। और इन्होंने अगर दोबारा भेज दिया तो सिग्नेचर करने के लिए प्रेसिडेंट क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है, यानी बाध्य हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित है ये आपने देखा कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री सम्मिलित है। ठीक है, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, ध्यान रखिए शुक्रवार यानी कल आपके लिए मैराथन सेशन है। आपके लिए मैराथन संपूर्ण संविधान पूरा का पूरा कंप्लीट पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू, जितने भी टॉपिक हैं पॉलिटी के सारे टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। पॉलिटी के सारे टॉपिक का पोस्टमार्टम होगा और एक ही क्लास में सारे टॉपिक कवर होंगे। ये मैराथन क्लास यूट्यूब पर लगी हुई है, आप लाइव सेक्शन में जाइए, लिंक उठाइए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए और इस क्लास में जरूर जुड़ना है, सबको लाइव जुड़ना है। ध्यान रखिएगा, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जुड़ें इसमें, क्योंकि ये जरूरी क्लास होगी आपके लिए, राइट। अब देखिए, कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया। मेरा अस्तित्व तो आपसे ही है, क्योंकि हर शिक्षक का अस्तित्व उसके छात्रों से ही होता है। कुछ लोग कहते हैं सर 5 सवाल करा दीजिए, 6 सवाल करा दीजिए, सवाल कम है। मेरे भाई, व्याख्या पर फोकस करो। मैं चाहूँ तो मैं 10 सवाल 10 मिनट में कराऊँ, फटाफट कराता चला जाऊँ, एक्सप्लेन ना करूँ, 1 मिनट एक्सप्लेन करूँ बस, तो सवालों की संख्या बढ़ जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो 3 सवाल 4 सवाल कराता हूँ, ये 3 सवाल 30 सवाल के बराबर हैं, क्योंकि एक सवाल की जो एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें बताता हूँ वो समझने का प्रयास किया करिए, व्याख्या सुनिए, राइट। छोटी सीरीज है, चाय की चुस्कियों के साथ 10 मिनट में सीखना है तो 10 मिनट में व्याख्या सहित इतने ही सवाल हो पाते हैं। मैं ईमानदारी से उतने ही सवाल हो पाते हैं भाई। चलिए, आई होप आप मुझे समझेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब व्यस्त रहिए और जीवन में प्रगति करिए। और ये मैं हूँ और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। क्लासेस के लिंक वगैरह यहाँ मिलते रहते हैं, साथ साथ ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।